ये अगर मैं कहूँ कि एस आपने पहले पढ़ रखा है तो इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों ये जो एस था 16 काफ़ी हद तक बिल्कुल इंड एस 23 को कवर करता है, ठीक है। थोड़ी बहुत डिफरेंसेज हैं, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन वो टेक्निकल डिफरेंसेज हैं। जो ब्रॉड बातें होती हैं वो सब वही हैं, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। भाई सबसे पहली बात तो यही कि इसका नाम क्या है। तो देखिए इस इंड एस का नाम है बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। इस इंड एस का नाम है बोरोइंग कॉस्ट। इस इंड एस के तहत हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या है। तो देखिए इसका कोर प्रिंसिपल है कि जो बोरोइंग कॉस्ट है, यानी कि कोई लोन वगैरह लेने की जो कॉस्ट है, उस लोन लेने की अगर कोई इंटरेस्ट या इस तरह से संबंधित जो खर्चे होते हैं, उन खर्चों को हमेशा हमें एक्सपेंस मानना है। लेकिन एक स्पेशल सर्कमस्टांसेज है जिस सर्कमस्टांसेज में हम इसे एक्सपेंस नहीं मानेंगे, और वो स्पेशल सर्कमस्टांसेज है व्हेनेवर द बोरोइंग कॉस्ट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन या प्रोडक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट। कि अगर किसी क्वालिफाइंग एसेट्स के कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के अंदर कभी अगर इसका इस्तेमाल हुआ हो, तो फिर वैसे सिचुएशन में हम इसे उस एसेट्स की कॉस्ट के साथ इंक्लूड करेंगे, और बाकी सभी सर्कमस्टांसेज में ये एक्सपेंस माना जाएगा। बिल्कुल एक लाइन का एस है। अब इसके आगे चर्चा चलेगी, टेक्निकल बातें होंगी, सब चलती रहेंगी, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही है कि इफ बोरोइंग कॉस्ट क्या है इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अगर कोई बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है किसी क्वालिफाइंग एसेट्स के, क्वालिफाइंग एसेट्स की चर्चा भी चलेगी, तो उसकी कॉस्ट के अंदर शामिल करेंगे। एंड इन ऑल अदर सर्कमस्टांसेस बोरोइंग कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। हम उसे एज ए एक्सपेंस मानेंगे, ठीक है। तो ये दिमाग में सबके बात आ गई। अगर देखा जाए तो A16 का भी प्रिंसिपल यही था, ठीक ना। लेकिन इसके लिए हमें दो बातें देखनी पड़ेंगी। एक तो बोरोइंग कॉस्ट क्या है, अभी हम उसको डिफाइन करते हैं, और दूसरा ये कहाँ लागू नहीं होता। तो एक काम करते हैं, पहले बोरोइंग कॉस्ट क्या है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर और बातें करेंगे। ये स्टडी मटेरियल से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अपना देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल का पेज नंबर आप अपने सामने रखिए 7.191, वहीं से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके नोट्स आपके पास आ जाएंगे शॉर्ट फॉर्मेट में। तो कहता है कि भाई बोरोइंग कॉस्ट जो है ना, वो इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट है दैट एन एंटिटी इनकर इन कनेक्शन विद द बोरोइंग ऑफ फंड्स। कि फंड की बोरोइंग करते समय जो आप कॉस्ट इनकर करते हैं, ये वही चीज़ें हैं। लेकिन सवाल उठता है भाई फंड के बोरोइंग करते समय हम कौन सा खर्च करते हैं। तो देखिए उसके लिए लिखा गया है कि बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड इंटरेस्ट एक्सपेंस। लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस इसमें जो कैलकुलेट करने का तरीका है वो इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड है एज पर इंडेक्स 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। अभी तो समझिए कि नॉर्मल इंटरेस्ट अब जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालना है इस चैप्टर में, लेकिन 109 जब पढ़ेंगे तो बड़ी मज़ेदार बातें आनी है। इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस मान लीजिए ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस ओके। बात अलग है कि विच इज कैलकुलेटेड एज पर इंड एस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो नंबर 1। नंबर 2, इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज एज पर इंड एस 106। भाई आपने हायर परचेज वगैरह तो पढ़ा होगा ना। हायर परचेज में याद है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट हम पे करते हैं, है ना।
वो भी तो बोरोइंग कॉस्ट ही है। उसी तरह से लीज, हम लोग पढ़ेंगे लीज लायबिलिटी के अंदर एक इंटरेस्ट का एलिमेंट होता है, तो उस इंटरेस्ट एलिमेंट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपने इंड AS 116 तो भी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपने अगर AS 19 पढ़ा हो तो उसमें देखा होगा कि फिनेंशियल लीज के अंदर एक इंटरेस्ट का एलिमेंट होता है। उस इंटरेस्ट के एलिमेंट की बात हम आपसे करना चाहते हैं, ठीक है ना। और आगे एक्सचेंज डिफरेंसेज अराइजिंग फ्रॉम द फॉरेन करेंसी बोरोइंग टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट कॉस्ट। ये बहुत प्यारा है, इसके बारे में हम 2 मिनट के बाद बात करेंगे। अब वापस हम लौट के चलते हैं, पहले क्या नहीं शामिल होता है, फिर यहाँ लौट के आएंगे। तो देखिए 3 बातें मैं कह सकता हूँ कि एक तो इंटरेस्ट, दूसरा फाइनेंशियल चार्जेज एज पर द लीज लायबिलिटी इंड AS 116, और तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज में एक खास तरह की एडजस्टमेंट, जिसके ऊपर बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए गए हैं। हम उन क्वेश्चंस की आपके सामने चर्चा करेंगे। वैसे मैं बता दूं इसमें अंदर होता क्या है थर्ड पॉइंट में, कि ये थोड़ी देर बाद बताऊंगा, है ना, थोड़ी देर बाद बताऊंगा तो अच्छा रहेगा। अभी 3 चीज़ें बोरोइंग कॉस्ट के अंदर शामिल हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंशियल लीज या लीज लायबिलिटी के अंदर शामिल होने वाला इंटरेस्ट, और तीसरा एक्सचेंज डिफरेंस, जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ये मैं क्यों थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लौट के आना है और क्या नहीं शामिल करना है उसके बारे में बात करूँगा कि बोरोइंग कॉस्ट के अंदर क्या नहीं शामिल होगा। तो देखिए साफ साफ बोला है, एक्चुअल या इम्पुटेड कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी इक्विटी इंक्लूडिंग प्रीफर्ड कैपिटल नॉट क्लासिफाइड एज ए लायबिलिटी। मतलब इक्विटी की जो भी एक्चुअल या इम्पुटेड और प्रीफर्ड कैपिटल अगर वो लायबिलिटी के रूप में क्वालिफाई नहीं हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे। प्रेफरेंस शेयर 2 तरह का होता है, प्रेफरेंस शेयर एज इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर एज लायबिलिटी। तो वो इक्विटी के रूप में नहीं हुआ है तो उसको अगर हम कोई इक्विटी डिविडेंड या प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह जो देते हैं वो बोरोइंग कॉस्ट के प्रीव्यू से बाहर है, वो यहाँ शामिल नहीं। इस AS के अंदर हम इंटरेस्ट आउटसाइडर को जो देंगे उसकी बात करेंगे, इक्विटी के इंटरेस्ट की बात हम दोस्तों नहीं करेंगे। और हम बात नहीं करेंगे, बताइए और किस चीज़ की, और कौन सी बात हम नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह। इसके अलावा ये AS लागू नहीं होता अगर कोई एसेट फेयर वैल्यू पे मेजर किया जा रहा है। अब फेयर वैल्यू पे मेजर किया जा रहा है तो उसमें कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब कॉस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है तो क्या डायरेक्ट कॉस्ट, क्या बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है ना। तो जब कोई कॉस्ट की बात नहीं है तो हम शामिल नहीं करेंगे। आप कहेंगे सर फेयर वैल्यू पे कहाँ मेजर होता है, बहुत जगहों पे मेजर होता है, जैसे कि बायोलॉजिकल एसेट इंड AS 41 हम लोगों ने पढ़ा था। ये तो बायोलॉजिकल एसेट बेसिकली फेयर वैल्यू पे ही मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मेजर किया जाता है, तो ये आपको लेना है, यहाँ पे हम शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है कि इन्वेंट्रीज विच आर मैन्युफैक्चर्ड और अदरवाइज प्रोड्यूस्ड इन ए लार्ज क्वांटिटी ऑन रिपीटेटिव बेसिस एंड दैट टेक्स ए सब्सटेंशियल पीरियड टू गेट रेडी फॉर सेल। तो पहली बात, लार्ज क्वांटिटी में रिपीटेटिव बेसिस पे करते हैं और उसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, उसके ऊपर ये शामिल नहीं होगा। जैसे कि विस्की या वाइन, ये तो बहुत ही समय ले सकता है, उसको इस प्रीव्यू के आउटसाइड रखा गया है। ये मतलब बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे क्वालिफाइंग एसेट्स के डिफिनीशन को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम की चीज़ें कवर करती हैं, लेकिन यहाँ जानबूझ के उसको एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि फिर वो बहुत लंबा समय 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल की बात हो जाएगी, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ और हो जाता है। इसीलिए यहाँ से उसको बाहर निकाल दिया कि भाई हम लोग साधारण आदमी हैं, आप स्पेशल और विस्की वाइन आप थोड़ा दूर ही रहो। तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, ये AS अप्लाई नहीं होता एक्चुअल या इनपुटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी या प्रेफरेंस, और ये नहीं होता फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, और ये नहीं होता कोई ऐसी इन्वेंट्री जो लंबे समय के लिए इस्तेमाल की जाती हो, लंबे समय तक जिसको गेस्टेशन पीरियड में रखा जाता हो, उन सब चीज़ों के ऊपर ये इस्तेमाल नहीं होता।
सर इंडेस 23 का पीडीएफ मिलेगा? हाँ बेटा, पीडीएफ मिलेगा, उसका एकदम प्रॉपर आपको पीडीएफ मिलेगा, पहले पढ़ फिर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। सबका पीडीएफ में देता हूँ कि नहीं, इसका भी पीडीएफ दूंगा और बड़े बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है, मैं वो भी दूंगा आपको। अब मैं आपके सामने दो चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ कि बोरोइंग कॉस्ट क्या है और बोरोइंग कॉस्ट क्या नहीं है ना। लेकिन बोरोइंग कॉस्ट हमेशा एक्सपेंस माना जाता है, एक्सेप्ट एक केस है जो क्वालिफाइंग एसेट कहलाता है, उसको छोड़ के बोरोइंग कॉस्ट हमेशा क्या माना जाता है? एक्सपेंस। तो सवाल उठता है ये क्वालिफाइंग एसेट्स क्या है? तो देखिए इस क्वालिफाइंग एसेट्स की डिफिनीशन आपके सामने आ रही है कि भाई क्वालिफाइंग एसेट जो है ना, ध्यान दीजिए सब लोग, कि जो क्वालिफाइंग एसेट है वो बेसिकली अगर हम देखें तो क्वालिफाइंग एसेट्स को मैं देख रहा हूं कि उसके अंदर वही डिफिनीशन है जो AS 16 की थी और आपने पढ़ा होगा, और उसके अंदर लिखा है विच नेसेसरली, मतलब एक बार नहीं, लगता ही लगता है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल। यूज मतलब PPE हो गया और सेल मतलब इन्वेंट्री हो गया। मतलब जो यूज या सेल दोनों ही सिचुएशन में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले, तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब से 12 मंथ, तो उसको क्वालिफाइंग एसेट मानेंगे। लेकिन सूरज भाई आपने जो एग्जांपल दिया है कि सर क्वालिफाइंग एसेट अल्कोहल, क्वालिफाइंग एसेट की डिफिनेशन को अल्कोहल, विस्की, वाइन कवर तो करता है, लेकिन अभी आपने ऊपर पढ़ा कि विस्की, वाइन जैसे चीज़ों को स्पेशली इस एस के प्रीव्यू से बाहर कर दिया गया है। तो ऑल्दो दे आर क्वालिफाइंग एसेट बिकॉज दे टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज पर एस, है ना, वो इस एस के तहत कंसिडर नहीं किए जाते हैं, याद रहेगा। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज पर एस या इंडेस 23, ऐसा एक्सक्लूसिवनेस 16 नंबर में नहीं था, तो इसको भी जोड़ लीजिए। अब मैं पूरा लाइन बोलूँ, पूरी लाइन ये है कि क्वालिफाइंग एसेट्स के एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या परचेज में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा बोरोइंग कॉस्ट, हम उसे उसकी कॉस्ट के साथ क्वालिफाई करेंगे, कॉस्ट के साथ ऐड करेंगे, और बाकी सारी बोरोइंग कॉस्ट को हम कहाँ डाल देंगे? एक्सपेंस के रूप में PL स्टेटमेंट में जाएगा। और बोरोइंग कॉस्ट का 3 मतलब है, इंटरेस्ट, खैर वो तो होता ही है, खास तरह से इंटरेस्ट एक्विजिशन में, बट इंटरेस्ट, फिनेंशियल लायबिलिटी में, फिनेंशियल लीज वगैरह के अंदर इंटरेस्ट, और एक खास आपके लिए लाया हूँ मैं जो एक्सचेंज डिफरेंसेस की बात है। तो मैं इस टेक्निकल पॉइंट को आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर मैं बात करूँ। पढ़िए, exchange difference arising from foreign currency borrowing to the extent they are regarded as adjustment to the interest cost। इसके अंदर क्या होता है जरा वो सुनिए। देखिए, मैं एक छोटा सा आपके लिए इलस्ट्रेशन लेकर आया हूं। इलस्ट्रेशन देखिए, हम फॉरेन करेंसी बोरोइंग करते हैं, है ना। अब अगर फॉरेन करेंसी बोरोइंग करते हैं लेट सपोज 1 लाख या 10,000 मानते हैं, तो फॉरेन में हमने सुना है कि इंटरेस्ट सस्ता मिलता है, मतलब लोन सस्ता मिलता है, और उसके पीछे कारण ये है कि फॉरेन में कैपिटल का फॉर्मेशन बहुत हो गया है, तो सस्ते रेट पे भी दे देते हैं, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी बोरोइंग, मान लीजिए कि हमने करा 10,000 एट रेट 4%, एक डेट भी डाल देता हूँ,
1/1/19। जब मैंने बोरोइंग करी थी उस वक्त एक्सचेंज रेट था लेट सपोज 75 पर डॉलर, ठीक है। इंडिया में अगर उसी समय अगर मैं लोन लेता है, यहाँ इंडिया मतलब अपने रिपोर्टिंग वो करेंसी है, अगर इंडिया में मैं उसी समय लोन लेता तो एसबीआई मुझे लोन तो देती, लेकिन आपको तो पता है एसबीआई क्या रेट पे देती है। बहुत सिक्योर्ड होगा तो 9-10%, 11%, नहीं तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, ठीक है कि नहीं, अनसिक्योर्ड। तो इंडिया के अंदर अगर मैं लोन लेता तो 10% पर एनम के हिसाब से आता। ये बात अपने दिमाग में डाल दीजिए। इसीलिए मैंने फॉरेन करेंसी लोन लिया, ठीक है ना। अब आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा सर, 10% की बजाय 4%, 6% की बचत है। लेकिन फॉरेन करेंसी की एक समस्या है मेरे दोस्तों कि फॉरेन करेंसी अगर एक्सचेंज रेट बदले तो फॉरेन करेंसी में आपको नुकसान हो सकता है। जैसे यही मान लीजिए एक्सचेंज रेट साल ख़त्म होते होते लेट सपोज यहाँ बेटा कम लेते हैं, 70 लेते हैं, सॉरी थोड़ा ठीक कर लीजिए, क्योंकि रियल वैसे मानने को मैं 80 मान लेता, लेकिन वो रियलिस्टिक थोड़ा बनते हैं। पिछले साल 70 था और इस साल के शुरू में मान लीजिए 75 हो गया, ठीक है, थोड़ा रियलिस्टिक बनते हैं। अब आइए आपको बताना है कि इसके अंदर इंडेक्स 23 में जो बोरोइंग कॉस्ट की बात है वो क्या होगी। ये इलस्ट्रेशन है और मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए मेरे बालक, हमने फॉरेन करेंसी लोन लिया है तो फॉरेन करेंसी लोन इंटरेस्ट हम पे करेंगे। एक साल बाद 31/12/19 को क्यों नहीं पे करेंगे? पे करना हमारा कर्तव्य है। देखिए $10,000 है, 4% का रेट है, और आपको तो पता ही है कि जब हम पे करेंगे उस वक्त जो डेट ऑफ पेमेंट होगा उस दिन का जो एक्सचेंज रेट होगा उसी हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो भले आपने लिया था 70, लेकिन चूंकि पेमेंट आप साल के लास्ट में कर रहे हैं तो मैं 75 से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना। जरा बताइए कोई कितना आएगा ये? मैं शुरू करता हूँ। $10,000 4% यानी कि 400 गुने 75 तो 30,000 तो भैया आपने एक्चुअल इंटरेस्ट पे किया। ये तो पॉइंट नंबर 1 के अंदर आ जाएगा। ये पॉइंट 1 पढ़ा था ना हम लोगों ने, इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेटेड इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड, तो इसके अंदर तो आ गया वो वाली बात। अब मैं आपको ये वाली बात पढ़ाऊंगा। देखिए ये कहता है कि सेविंग इन इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी हो रही है ये बताइए। तो देखिए अगर मैं इंडियन करेंसी में बोरोइंग करता तो मेरा इंटरेस्ट क्या जाता? गया नहीं है, लेकिन क्या जाता आपको ये बात एज्यूम करनी है। चलिए बात करते हैं। $10,000 मैंने लिया था और तब रेट था 70 का, तो अगर इंडिया में जाता मैं लोन लेने तो मुझे इतना लोन लेना पड़ता, है ना। और उस पर आरबीआई मेरे से कितना लेता? 10%। अब मैं आरबीआई कह रहा हूँ, एसबीआई 10%। तो बताइए इंडियन करेंसी में क्या लोन होता है दोस्तों? इंडियन करेंसी में लोन होता 10,000
गुने 70 इंटू 10%, तो मैं देख रहा हूँ ये आ रहा है 70,000। तो टेल मी हाउ मच इज द सेविंग इन इंटरेस्ट कॉस्ट ड्यू टू फॉरेन बोरोइंग। कितना हो रहा है? 40,000 बचत है। आप कहेंगे 40 कैसे आ गया? 70 लग रहा है लगता, और हमारा काम 30 में हो रहा है। ठीक है, अब आइए तीसरी बात है कि व्हाट इज इंक्रीज इन लायबिलिटी फॉरेन करेंसी बोरोइंग ड्यू टू इंक्रीज इन या ड्यू टू चेंज इन एक्सचेंज रेट, ड्यू टू चेंज इन एक्सचेंज रेट। देखिए $10,000 हुआ करता था, लिया हमने 70 के रेट से था, लेकिन अब तो क्लोजिंग रेट 75 हो गया, और वैल्यूएशन तो हमें क्लोजिंग रेट पे ही करनी पड़ेगी। तो $10,000 गुने 5, 50,000। ठीक है, अब लिखिए नंबर 4। बहुत ही प्यारी बात है। यही तो मैं डिफिनेशन में आपसे बात कर रहा था। इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी लायबिलिटी up to the saving in interest cost will be treated as borrowing cost। और यही था तीसरा, जिसको नाम दिया गया था एक्सचेंज डिफरेंस। अब इसी क्वेश्चन में बताइए कितना इंक्रीज हो रहा है? 50,000। सेविंग कितनी हो रही है? सेविंग इन इंटरेस्ट 40,000। तो ये जो है ना, ये बन जाएगा आपका बोरोइंग कॉस्ट। दिस विल बिकम योर बोरोइंग कॉस्ट। और बैलेंस जो बचा ना 10,000, बैलेंस सबका बच गया 10,000। तो इस बैलेंस की जो अकाउंटिंग करेंगे ना हम, वो इंड एस पढ़ेंगे अब हम लोग। 21 जो इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन करेंसी रेट की बात करता है, उसके अनुसार होगा। और याद रहिए बैलेंसिंग फिगर है, यानी कि अगर आपकी सेविंग 10,000 होती तो 10,000, 20,000 होती तो 20,000, 30,000 होती तो 30,000, 40,000 होती तो 40,000, और अगर 45 होती तो 45, 50 होता तो मैक्सिमम 50, 60 होता तो भी 50, 70 होता तो भी 50, इतना ही माना जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में टोटल बोरोइंग कॉस्ट बताइए, तो आप क्या कहेंगे? एनी गेस? आप में से कोई मुझे ऊपर से देखकर टोटल बोरोइंग कॉस्ट की बात बता सकता है कि हाउ मच इज द टोटल बोरोइंग कॉस्ट एज पर इंड एस 23? मैं वेट कर रहा हूँ। अब आप देखिए क्या क्या देखना है, क्या क्या आपको नहीं देखना है। यू हैव टू टेल मी द टोटल बोरोइंग कॉस्ट।
टोटल बोरोइंग कॉस्ट मुझे बताइए। टोटल में पूछ रहा हूं दोस्तों, तो देखिए टोटल करते समय आपको ध्यान देना चाहिए, एक तो ये है 30,000, ये तो बोरोइंग कॉस्ट है ही, और ये सेविंग है, ये इंक्रीज है, तो सेविंग के बराबर जो है उतना हमें लेना है। तो कोई पूछे टोटल बोरोइंग कॉस्ट तो आप कहेंगे इंटरेस्ट 30,000 और एक्सचेंज डिफरेंस 40। हमारा टोटल बोरोइंग कॉस्ट है 70,000। तो सूरज भाई आपका आंसर गलत था, नबी का आंसर सही है और निबंधन का आंसर सही है। दो दोस्तों का आंसर सही है, बाकी लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए मैं आपको स्टडी का एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर मैं आपसे बात करूँ, ठीक रहेगा? लीजिए, ये है बड़ा प्यारा क्वेश्चन एक, लीजिए साहब। मिला? कि ABC लिमिटेड हैज टेकन ए लोन $20 20,000 1 जनवरी 2011 मान लीजिए फॉर कंस्ट्रक्शन 5% पर एनम। एक्सचेंज रेट डिफरेंस $US वर्सेज इंडियन रुपीज था 45 और एक्सचेंज रेट ऑन रिपोर्टिंग डेट यानी कि अब जो बात हो रही है साल के लास्ट में वहाँ है 48। ठीक ना? क्लियर है? डन। अब करस्पॉन्डिंग अमाउंट आप चाहते तो स्टेट बैंक से ले सकते थे 11% पे, आप चाहते तो स्टेट बैंक से 11% पे हायर कर सकते थे करस्पॉन्डिंग अमाउंट। सवाल ये है कि आपको बताना है व्हाट इज द बोरोइंग कॉस्ट, क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं। कंप्यूट लिखा है, यहाँ मिस हो गया है, कंप्यूट द बोरोइंग कॉस्ट। मैं थोड़ा मौका दूं या मैं ही बताऊं? क्या कहते हैं आप लोग? थोड़ा सा वक्त दूं मैं आप लोगों को? वही 4-5 बातें देखनी है दोस्तों, अब नहीं तो मैं ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी करिए, चलिए मैं ही बताता हूँ। पता नहीं आप करेंगे कि नहीं करेंगे, आपका मूड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो मैं ही आपको बताता हूँ। जरा देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही बात हम आपके साथ करते हैं। लिखते चले जाइए, आपका आंसर आपके सामने होगा। पहली बात, 1/4/2011 फॉरेन करेंसी लोन $20,000। क्या है भाई? 5%, 31/3 बार, और साल का लास्ट आते आते
मैं देख रहा हूँ कि एक्सचेंज रेट बढ़ के हो गया था 48। चलिए मुझे बताइए हाउ मच। $20,000 5% और 48, आई थिंक 48,000 आ रहा है। तो ये तो हो गई जी भाई पहली बात। अब पढ़िए दूसरी बात। अगर हम इंडिया में बात कर रहे हैं तो इंडिया में $20,000 हम लेते, उस डेट को लेते 45 के रेट से मुझे मिलता और मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता 11% के हिसाब से। चलिए निकाल के बताइए। 20,000 इंटू 45, यही होता ना मेरा लोन अगर मैं उस समय लेता तो, इंटू 11%। मैं देख रहा हूँ 99। तो कोई बताए मुझे कि मैंने कितने पैसे की बचत करी। हाउ मच इज द सेविंग। कितनी सेविंग है भाई? 51,000। सब लोग लिखते जाइए, पीछे नहीं छूटना है। ये टाइम ठीक है ना 9 बजे का? आप भी थोड़ा ऑफिस से आके थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं। ऑफिस कितने लोग जाते हैं आजकल वैसे? तो ऑफिस से आके थोड़ा ठीक ठाक हो लेते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। थोड़ा हमारे यहाँ बोलते हैं भोजपुरी में हरी हरी आ जाता है। हम भी थोड़ा यहाँ पे आजकल तो ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं कैंपस में, तो यहाँ क्रिकेट विकेट खेल उल के थोड़ा मुँह हाथ धो के थोड़ा नहा वहा के हल्का सा डिनर करके फिर 9 बजे ठीक हो। 8:30 का टाइम थोड़ा ऑड हो रहा था। अब आराम से आपको पढ़ाएंगे जब तक आप चाहेंगे और फिर उसके बाद मस्ती वाली नहीं। अपना काम रोज़ पूरा करना चाहिए ताकि जब हम शाम को सोने जाएं तो एक कहीं ना कहीं संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि जिसको बोलते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, वो मिलनी चाहिए। अब हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन आपको पढ़ा के है, आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन आपकी ट्रेनिंग में सीख कर और इसके अलावा पढ़ाई करके, है ना। सर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी, फिर तो अच्छा है। चलिए वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। शुरू करें? चलिए और आगे बढ़िए। अब कितना बढ़ा है हमारी लायबिलिटी, मैं चेक करूं। हमने 20,000 लिया था, 48 हो गया 43 से, यानी कि 3 रुपये का फ़र्क पड़ा है, यानी कि 60,000 का नुकसान हो गया। भाई जितने भी मॉनेटरी आइटम होते हैं तो साल के लास्ट में उनको क्लोजिंग रेट पे वैल्यू करते हैं, और क्लोजिंग रेट पे वैल्यू करेंगे तो 48 से करेंगे। अब लोन लिया था 45 पे, देना पड़ेगा 48 पे, यानी कि मेरा 60,000 का नुकसान। और फैक्ट यही है, आप लोन लौटाएंगे तो 48 के हिसाब से लौटाना पड़ेगा ना। तो क्या कहते हैं, इंक्रीज है अप टू सेविंग जो है वो क्या माना जाएगा, बोरोइंग कॉस्ट।
और सेविंग से ऊपर जो होगा उसे इंड AS 21 के अनुसार अपना करते रहिएगा। तो 60 में आपकी सेविंग कितनी हो रही थी दोस्त? 51। क्या हम 51 को बोरोइंग कॉस्ट मान सकते हैं? और बाकी 9000 का जैसे करना है वैसे कर लेंगे, है नहीं सही बात? तो कोई पूछे कि व्हाट इज द टोटल बोरोइंग कॉस्ट, तो क्या कहेंगे आप? व्हाट इज द टोटल बोरोइंग कॉस्ट? तो क्या प्लान बन रहा है आपका? अब तो बता दीजिए। ये 48 और ये 51 टोटल मिला के 99, क्योंकि इंडिया में आपने लिया होता तो 99 तो आप देते ही ना। अगर आपने इंडिया में लिया होता तो 99 तो आप देते हैं, तो वही बोरोइंग कॉस्ट है, जिसमें थोड़ा एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट है और थोड़ा एक्सचेंज डिफरेंस का एडजस्टमेंट है। तो उम्मीद है वो जो थर्ड वाली बात है आप सभी बच्चों के दिमाग में आ गई होगी। आगे सबके मन में बात है थर्ड वाली बात। ठीक है ना? चलें अब आगे बात शुरू करें। चलिए बात, अब ये तो हमने पढ़ लिया। कुछ क्वालिफाइंग एसेट्स के क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए गए हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं, जिसमें भी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे, जैसे कुछ इन्वेंट्री जैसी हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाने की, वाइन वगैरह को हटा दिया गया है ना। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लंबा समय लगता है, किसी को ऑर्डर दीजिए तो कहता है भैया टाइम लगेगा। पावर जनरेशन फैसिलिटी समय लगता है बनाने में। इंटेंजिबल एसेट्स उसमें भी समय लगता है। देखो ना, ये कोविड के लोग बना रहे हैं वैक्सीन, जब से शुरू हुआ है जनवरी से, तभी से दवा की कंपनियां वाले धड़ धड़ बना रहे हैं, लेकिन अभी सफलता अभी तक तो किसी को नहीं मिली। सब लोग दावा कर रहे हैं, रामदेव जी, रसिया वाले, अमेरिका वाले सब कर रहे हैं, लेकिन अभी ऑन ग्राउंड तो कुछ है नहीं भाई साहब। पूरी इकोनॉमी का पटरा पड़ा हुआ है वर्ल्ड लेवल पे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा था कि बिल्डिंग वगैरह हम भाड़े वगैरह के लिए लेते हैं तो उसकी बात हो सकती है। बियरर प्लांट, भाई आम लीची के पेड़ क्या तुरंत एकदम लगाते ही फूलने फलने लगते हैं 2 महीने में? नहीं, उनमें भी समय लगता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाए वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज़ जो रेडी सिचुएशन में एक्वायर की जा रही है वो भी इसके अंदर शामिल नहीं की जाएगी। अब आइए, भाई कहाँ भाग रहा है, झलक दिखला जा। ये देखिए, अब तो ये तय हो गया कि क्वालिफाइंग एसेट क्या है, बोरोइंग कॉस्ट क्या है और बोरोइंग कॉस्ट क्या नहीं है। तो अब जरा बात करते हैं कितनी बोरोइंग कॉस्ट को रिकॉग्नाइज किया जाए, कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, किन सावधानियों को हमें रखने की ज़रूरत है। और इसके लिए आइए पढ़ते हैं। देखिए, कैपिटलाइजेशन की 2 शर्तें हैं और ये दोनों शर्तें अगर आप ध्यान दें तो इंड AS 16 की शर्तें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंड AS 16 से ही बोरो किया गया है, लेकिन सिमिलरिटी वही है कि देखो भाई, बोरोइंग कॉस्ट के कैपिटलाइज होने के लिए पहले क्वालिफाइंग एसेट्स का होना ज़रूरी है, और क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए पहले एसेट्स का होना ज़रूरी है, और एसेट के लिए प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। जानते हैं दोस्तों, हम कोई भी कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं ना, तो उसको मैं
अपने लूज लैंग्वेज में कह सकता हूँ कि डेफर करते हैं। जब भी हम कोई कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं तो ऐसा थोड़ा ना है कि वो फिर पीएल में नहीं जाता, डिप्रिसिएशन या मोटाइजेशन के रूप में थोड़ा थोड़ा करके तो जाता ही है। जैसे मान लीजिए आपने बस खरीदा 50 लाख का, आपने कैपिटलाइज कर दिया, फिक्स्ड एसेट या पीपी अकाउंट दिया, टू कैश कर दिया, तो क्या वो पीएल में नहीं जाएगा? हर साल थोड़ा 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 डिडक्शन करके तो जाएगा ही, जाता तो सब है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके जाता है। तो देखिए यहाँ भी वही है कि अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा तभी तो हम डिफर करेंगे, वरना अगर बेमतलब का राइट ऑफ करना है, आज भी करना है और कल भी करना है तो आज ही कर दो ना। तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा तो राइट ऑफ भी फ्यूचर में होना चाहिए, डिडक्शन भी फ्यूचर में होना चाहिए, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट तभी ना पूरा होगा। इसीलिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आना जरूरी है और उसकी कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, क्योंकि इनिशियल रिकॉग्निशन तो कॉस्ट पे ही होती है, तो कॉस्ट को हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं तभी हम ये बात करेंगे, वरना हम ये बात नहीं करेंगे, है ना। और जो बोरोइंग कॉस्ट इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करती हैं उनको सीधे उठाइए और उसी पीरियड के पीएल स्टेटमेंट के अंदर स्वाहा राइट ऑफ कर दीजिए, है ना। हालांकि थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन है, इंड एस 29 तो आपको नहीं पढ़ना, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में क्या होता है, इन्फ्लेशन के चलते लोन की वैल्यू कम हो जाती है। आपने परचेजिंग पावर तो सुना होगा, मान लीजिए मैं आपसे आज लोन लेता हूँ 100 रुपये और आज परचेजिंग पावर है 100 रुपये, मनी की परचेजिंग पावर समझते हैं ना, मतलब 100 रुपये की परचेजिंग पावर जो भी गुड्स और सर्विसेज है। अब मैं 1 साल बाद आपको लौटा रहा हूँ 110, लेकिन तब तक इन्फ्लेशन बढ़ गया 5, 6, 7, तो मैं जो आपको 110 लौटा रहा हूँ उसकी परचेजिंग पावर बेसिकली 110 नहीं है, उसकी परचेजिंग पावर कम है ना। आइए मैं समझाता हूँ। देखिए मैंने आपसे 1/1/19 को 100 रुपये का लोन लिया, 10% मुझे इंटरेस्ट देना है और मैंने आपका लोन चुका दिया 31/12/2019 को 110 रुपये। आप बहुत खुश हो रहे हैं कि आपको 110 रुपये मिला, लेकिन क्या है कि इन्फ्लेशन भी कोई चीज़ होती है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो महंगे हो जाते हैं और मनी की वैल्यू हो जाती है कम। देसी एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और लीजिए कि ठीक है दोस्तों। तो मैं कह रहा था कि लोन कितना 100 रुपये, अब परचेजिंग पावर है, बेसिकली देखा जाए ना तो मैंने ब्याज 4 रुपये ही दिया है। पूछे कैसे? जितना सामान हम 100 रुपये में खरीद सकते थे अब उतना ही सामान हम 106 रुपये में खरीदेंगे। तो ये जो 6 रुपये का जो परचेजिंग पावर का नुकसान हुआ है वो कौन से बात का बोरोइंग कॉस्ट है? तो बेसिकली आपने जो रियल या इफेक्टिव इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं ना वो तो 4 रुपये ही दिया है ना, वो बेसिकली अपने 4 रुपये ही दिया है। और इसीलिए एस कहता है, वैसे आपको नहीं पढ़ना, मैं फिर बताता हूँ, इंड एस 29 नहीं पढ़ना है, लेकिन नॉलेज तो होनी ही चाहिए। कैन एंटिटी अप्लाई फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी। आप बोरोइंग कॉस्ट का वो हिस्सा जो कंपनसेशन के रूप में हो गया वो एक्सपेंस मानेंगे। पता है इसमें क्या होगा? जो 10 रुपये आपने दिया ना इंटरेस्ट, 10 रुपये में 6 रुपये तो एक्सपेंस मानेंगे और 4 रुपये जो है वही हम बोरोइंग कॉस्ट मानेंगे, ठीक है। बट ये उतना ध्यान आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए इंड एस 29 जो आपको नहीं पढ़ना है वो पढ़ना पड़ेगा, तो जो पढ़ना है वही हो जाए बहुत है, जो नहीं पढ़ना है सीए बनने के बाद देख लेंगे, ठीक है। चलो आगे। अब सवाल उठता है कि कौन सी बोरोइंग कॉस्ट है जो
क्वालिफाई होगी। अब हम क्वांटम की आपसे बात करने जा रहे हैं। तो देखिए कहा गया कि बेसिकली दो तरह के लोन लिए जाते हैं। एक लोन होता है स्पेसिफिक और एक होता है जनरल। स्पेसिफिक तो देखो खास नहीं होता, तेरे नाम आपके लिए, इसको हम क्या नाम देंगे? स्पेसिफिक। जैसे हमें कोई मेट्रो बनाना है तो उसके लिए हमने बैंक ऑफ जापान से 50,000 करोड़ का लोन लिया, स्पेसिफिक है। हमें कहीं पे कोई सिविक सेंटर बनाना है तो उसके लिए फलाने से 10,000 करोड़ का लोन लिया, स्पेसिफिक है, साफ पता है कि एक्स के लिए वाई के लिए। तो इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक, कि व्हेन एन एंटिटी बोरो फंड स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से जुड़ जाइए। वो लाइट की समस्या हो जाती है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, तो मैं कह रहा था आपसे कि अगर कोई एंटिटी स्पेसिफिकली कुछ ऑब्टेन करे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें पता है कि भाई ये एक्स है और ये वाई है ना, तो हम उसके अनुसार से चार्ज कर देंगे। डन। लेकिन देखिए समस्या इसमें क्या है कि कई बार हम लोन ले लेते हैं और अभी हमें यूज करना नहीं, तो क्या करें? तो अगर आपने उस समय में कहीं उसे इन्वेस्टमेंट कर दिया और उससे कुछ टेम्प्ररी आपको इनकम हो गई टेम्प्ररी इन्वेस्टमेंट से, तो आप पता है क्या करेंगे? आप उसे अपने बोरोइंग कॉस्ट से कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए हमने बोरो किया और अभी हमने 4 लाख इस्तेमाल किया है और हमें पता है अभी 3 महीने 4 महीने के बाद करेंगे, तो मैं उसको बैंक में नहीं डाल दूंगा, उसे बैंक में डाल दूंगा। बैंक में डालने से मेरा जो ही इंटरेस्ट कम हो जाए वो ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। इस पे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूं। देखिए ये है क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप भी देखिए। ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको चेक करें। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि अल्फा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल बोरोड 9% 30 लाख टू फिनांस द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 क्वालिफाइंग एसेट। 1 अप्रैल को 2 क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए हमने ऐसा करा। कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को। लोन फैसिलिटी हमने जाहिर है पहले ही ले लिया था। फैक्ट्री बिल्डिंग में शुरू में लगा 5 लाख। यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, यहाँ छूट गया वैसे स्टडी में है। लोन फैसिलिटी वाज अवेल्ड on 1 April and utilized in remaining fund
इन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट एट रेट 7%। 7% के हिसाब से हमने टेम्पररी इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया हुआ है। मैं फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ और मैं 100 नंबर कैसे ला सकता हूँ? तो देखिए मैं क्या कहूँ दोस्त, 100 नंबर आए हुए हैं बच्चों के। आप सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को खूब पढ़िए, पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के साथ पास्ट ईयर के 10 साल के एग्ज़ाम क्वेश्चन कीजिए और सबसे बड़ी बात, आनंद के साथ पढ़िए, हैप्पीनेस के साथ पढ़िए। निश्चित रूप से सक्सेस मिलेगी। अगर आपका मोटिवेशन है आपके अंदर, अगर आपके अंदर आग है, तो फाउंडेशन क्या फाइनल में भी 100 नंबर आते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। 30 लाख का लोन हमने लिया, लोन हमने 1/4 को ले लिया था और रिमेनिंग फंड को हम 7% में टेम्पररी इन्वेस्टमेंट में कर देते हैं जब तक हमारे पास उसकी ज़रूरत नहीं होती है ना। तो यहाँ देखिए 1 अप्रैल 5,000 और 10,000, 1 अक्टूबर 5,000 और 10,000 चलेगा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ए सेट एंड द बोरोइंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ए सेट एंड द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। स्टडी में ठीक है, यहाँ पता नहीं लगता है कुछ हिल गया है फॉर्मेटिंग में। तो आइए दोस्तों हम आपके साथ इसकी बात करते हैं। देखिए हमने लोन लिया और 5 लाख इस्तेमाल किया। 5 लाख तो इस्तेमाल नहीं किया ना, तो ब्याज तो देखो हमें पूरे पे देना पड़ेगा, लेकिन ये पैसा हमने टेम्पररी में कहीं डाल दिया 6 महीने के लिए, तो हमें कुछ तो बचत हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ 20 लाख रुपए लिए थे, 10 तो लगा दिए, चलो लगा दिए कोई बात नहीं, बाकी 10 तो 6 महीने हमने इस्तेमाल किया। तो आपकी जो स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट होगी वो कितनी होगी जरा सा देख लें। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या नाम है 2, पेज नंबर है 7.196, ठीक 196। देखिए पहला कौन सा है, फैक्ट्री बिल्डिंग, और दूसरा कौन सा है, ऑफिस बिल्डिंग, है ना। बोरोइंग कॉस्ट अगर हम बोरोइंग कॉस्ट की बात करें तो ये स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट है ना, खास इसके लिए। तो ये जो स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट है ये हमने 10 लाख लिया था 9% के हिसाब से फॉर 12 मंथ, पूरे साल की बात करते हैं हम 90,000, और यहाँ 20 लाख लिया था 9% के हिसाब से पूरे 12 महीने। लोन तो एक ही है ना, तो 1,80,000। लेकिन आपको इनकम हो गया है फ्रॉम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट। टेम्पररी इन्वेस्टमेंट से आपको थोड़ी इनकम हुई है। वो जो 6 महीने आपने इसको यूज़ किया ना, 6 महीने तो इस्तेमाल हो नहीं पाया, तो 10 लाख में 5 लाख इस्तेमाल हो गया, 5 लाख बच गया, और वो अक्टूबर तक मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो कुछ कहीं इन्वेस्ट करके थोड़ा बहुत तो बचा लेते हैं, तो ये हमने बचा लिया। निकालिए 5 लाख 7% 6 महीने, चलो कुछ तो आएगा। और उधर 20 में से 10 खर्च हो गया था, तो 10 लाख 7% 6 महीने, जस्ट डबल। तो बोलिए व्हाट इज द बोरोइंग कॉस्ट? borrowing cost to be capitalized,
72,500 एंड 145। बाकी फैक्ट्री कॉस्ट तो है ही। ऐसे लिखते हैं सीधे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। हाउ मच इज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज 10 lakhs ओवर द पीरियड और 20 lakhs ओवर द पीरियड, तो वो तो है ही। तो मेरे दोस्तों इसको आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स हो जाएगा 10,72,500 और 20 और 1 21,45,000। हो गया बालक? चलिए अब आगे चलें। तो एक तो हमने आपसे बात करी स्पेसिफिक बोरोइंग, और एक और बात करते हैं आपसे हम जनरल बोरोइंग। देखिए जनरल बोरोइंग में एक समस्या है। जनरल बोरोइंग का मतलब है हमारे यहाँ फंड लिया गया है और वो कहीं भी इस्तेमाल हो रहा है, हमें नहीं पता वो फंड कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। हो सकता है कंस्ट्रक्शन में, हो सकता है वर्किंग कैपिटल, हो सकता है कुछ और काम हो रहा हो। तो जब पता नहीं है कि भाई किस काम के लिए है तो उसको बोलते हैं जनरल बोरोइंग। होता है ना कि भाई देखिए कंपनी के अंदर बहुत सारी हमारे प्रोजेक्ट है, 1 काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम, 5 काम। तो कंपनी कई बार सेंट्रल बोरोइंग करती है। सेंट्रल बोरोइंग समझते हैं कि भाई अपना एक जगह से पैसा कहीं से ला रही है और उसमें से 5 लाख इसको दिया, 2 लाख इसको दिया, 4 लाख इसको दिया, 7 लाख इसको दिया। अच्छा ये पैसा भी कई जगह से ला रही है, कई इंटरेस्ट से आ रहा होगा। भाई जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ से ले आते हैं, कहीं पे 10% भी मिल जा रहा है, कभी कहीं 12.5% भी मिल जा रहा है। लेकिन एक ही कंपनी को तो बहुत सारा लोन मिलता नहीं है, कहीं पे 4% भी मिल जा रहा है, कहीं पे 8% भी मिल जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों जनरल बोरोइंग, कि जब बोरोइंग और एसेट्स के अंदर डायरेक्ट कोरिलेशन ना हो तो फिर ऐसे सिचुएशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। हमें तो पता है कि SBI का लोन लैंड एंड बिल्डिंग में जा रहा है, PNB का लोन प्लांट और मशीनरी में जा रहा है, तो आसान है। लेकिन हमें पता नहीं है हम SBI से भी लोन लेते हैं, हम PNB से भी लोन लेते हैं और हम एक फंड तैयार करते हैं, ठीक है। बोरोइंग 1, बोरोइंग 2, बोरोइंग 3, कोई 10%, कोई 12%, कोई 8%, और यहाँ से फिर क्वालिफाइंग एसेट 1, क्वालिफाइंग एसेट 2, क्वालिफाइंग एसेट 3 और वर्किंग कैपिटल भी काम हो रहा है। अदर वर्क भी हो सकता है कि सिलोन रिपेमेंट भी हो रही हो, कई तरह के काम हो रहे हैं अदर वर्क। तो फिर ऐसे को बोलते हैं जनरल बोरोइंग। तो फर्क महसूस कर रहे हैं स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग में। तो देखो ऐसे सिचुएशन में हमें जो लेना होता है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट लेना होता है।
वेटेड एवरेज कॉस्ट। आप कहेंगे सर वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे लेंगे? तो उसके लिए क्या होता है कि टोटल बोरोइंग कॉस्ट आप लीजिए और डिवाइडेड बाय टोटल फंड लीजिए और उसका एक परसेंटेज ले लीजिए। अब मान लो कि ये 10 है, ये 12 है, 8 है, अब ये है 100 करोड़, ये है 50 करोड़ और ये है 200 करोड़। तो इसका कैसे निकालेंगे जरा वो देख लीजिए। शुरू करें। ये लेसन लिखना नहीं है, बस समझने के लिए है। देखिए हम इस तरह से निकालेंगे। लोन B1 B2 B3, B1 B2 B3, ये तो रहा हमारा लोन, ठीक है। B1 B2 B3 डन। अब पैसा जो है वो कुछ इस तरह से है। लोन 100 करोड़, 50 करोड़ और 200 करोड़, और इंटरेस्ट का जो रेट है वो 10% है। यही माना था ना मैंने, 10% है, 12% है और 8% है। तो बताइए व्हाट इज द इंटरेस्ट कॉस्ट? $10 और ये तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 16। तो ये है 350 करोड़ और ये मैं देख रहा हूँ 32 करोड़। तो आइए परसेंटेज देखते हैं। WACC टोटल कॉस्ट है ना, इसको कंपेयर करिए डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। करना बालक, $32 डिवाइडेड बाई 350, 9.14%। नहीं होता है ना, हमारी न तुम्हारी, एक ऑन एन एवरेज हमने बात करी। अनिल शर्मा जी अभी आए हैं क्या? अनिल शर्मा जी इतनी लेट ज्वाइन किया आपने? ऑफिस का काम ज़्यादा चल रहा है क्या? ठीक है, अब हम इसी के बेसिस पे हम अपनी जो भी कॉस्ट लगेगी उस पे हम करेंगे। क्या करेंगे अब? ठीक है ना। आइए अब इसमें से मान लीजिए हमने लैंड एंड बिल्डिंग पे 125 करोड़ लगाए, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे 125 करोड़ की बात करेंगे। हमने प्लांट और मशीनरी पे लगाया 50 करोड़, तो प्लांट और मशीनरी पे बात करेंगे। और हमने वर्किंग कैपिटल में बाकी लगाया 175 करोड़, तो उस पे चार्ज करेंगे। तो ये तो प्लांट और मशीनरी पे चार्ज होगा, ये यहाँ चार्ज होगा, और ये जो है वो एज एक्सपेंस PL में चला जाएगा। नोटिफिकेशन नहीं आ पाता, बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आएगा ना नोटिफिकेशन। देखो 3 चैनल है, एक टॉपर क्लासेज है, ये YouTube वाले पता नहीं गड़बड़ करते हैं या हम लोग नहीं करा पाते, शायद हो सकता है हमारी टेक्निकल इनएफिशिएंसी हो, क्योंकि हम लोग टीचर हैं, ये सब हम लोग से हो नहीं पाता ज़्यादा, और रात के समय में ना कोई सपोर्ट स्टाफ नहीं रहता, तो हम ही लोगों को करना पड़ता है। ठीक है ना, तो देख लीजिए ये 2 चैनल है दोस्तों, इनको आप कर लीजिए। और कल मैंने कहा था वो टेलीग्राम का भी एक चैनल है, एक ना ये टेलीग्राम वाला चैनल बहुत काम आएगा। टेलीग्राम वाला मैं हमेशा इस पे डाल दिया करता हूँ, टॉपर CA फाइनल, टॉपर CA CM में फाइनल, है ना। चलिए कोई बात नहीं, प्ले लिस्ट में तो है ही, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो टॉपर CA CM में फाइनल ये आपको देखना है, और वहाँ से हम आ जाएंगे यहाँ पे। चलिए काम की बात पे आते हैं। तो मैं फिर से कर रहा हूँ, स्पेसिफिक अगर कॉस्ट है, स्पेसिफिक बोरोइंग है तो डायरेक्ट वहीं पे चार्ज करना है, लेकिन जनरल बोरोइंग है
तो पहले WACC निकालना है और फिर हमें उसको चार्ज करना है। नोटिफिकेशन नहीं आता, अब पता नहीं नबी भाई, मैं तो डाल देता हूँ, जैसे आज भी क्लास शुरू हुई डाल दिया, कल भी क्लास शुरू हुई थी मैंने डाल दिया था। मैं ऐसा करो टेलीग्राम वाले चैनल पर डाल दिया करूँगा, है ना। और क्या जरिया है आप ही बताइए ना। अब यूट्यूब वाले नहीं करते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ ये है, क्लास 9 बजे पक्का शुरू होगी, तो 9 बजे आप चैनल का मैं थोड़ा श्योर इसलिए नहीं होता तो कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे टॉपर क्लासेज पे लाइव नहीं होने देते या CA इंटर पे लाइव नहीं होने देते, तो इसलिए मैंने 2 चैनल रखा है, तो किसी पे तो होने देंगे। ये पढ़िए, क्वेश्चन कहता है कि बीटा लिमिटेड हैज़ फॉलोइंग लोन। अच्छा जी 1000 में है, यानी कि ये हो जाएगा 10 लाख, ये हो जाएगा 30 लाख, यहाँ भी 10 लाख है, यहाँ भी 30 लाख, यानी कि नया हमने कुछ नहीं लिया है। डिवेंचर पहले नहीं था, साल के लास्ट में लिया है 2 लाख, अब साल के लास्ट में लिया है तो इस पर बोरोइंग कॉस्ट तो नहीं होगी कोई। इस साल के लास्ट में लेंगे उसमें क्या बोरोइंग कॉस्ट होगी, है ना। अब क्वेश्चन कहता है आगे, पढ़िए, 14% डिवेंचर इशूड टू फंड ऑन 1 जुलाई। अच्छा 1 जुलाई को किया है, फिर तो होगी, लेकिन डेवलपमेंट एक्टिविटीज ये टू बी स्टार्टेड, ये भी पढ़ाया नहीं है मैंने। जब तक डेवलपमेंट एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होता तब तक वो कैपिटलाइज नहीं होता, इसके बारे में पढ़ेंगे। बीटा लिमिटेड है बिगन द कंस्ट्रक्शन विथ क्वालिफाइंग एसेट यूजिंग एग्जिस्टिंग बोरोइंग। एक्सपेंडिचर ड्रॉन फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन 5 लाख यहाँ था और 25 लाख यहाँ था। आपको बताना है कि बोरोइंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होगी, टू बी कैपिटलाइज। तो जरा क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। प्लीज सी द क्वेश्चन, देन वी विल स्टार्ट। देखिए डिवेंचर जो है वो स्पेसिफिक बोरोइंग है, दैट इज फॉर ऑफिस बिल्डिंग। और बाकी प्लांट जो है वो एग्जिस्टिंग से है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए हमारा क्वेश्चन है S3 पेज नंबर 7.19 से। %14 debenture is a specific borrowing for office building, but development activity is not yet started। असल में क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो गया, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कमेंसमेंट। देयरफॉर इट विल बी, या ऐसे लिखते हैं, इट्स बोरोइंग कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। खर्चा होगा, मैं मना नहीं कर रहा। 14% डिवेंचर का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा गुने
14% गुने 9/12, लेकिन वो जो भी होगा वो कहीं चार्ज नहीं होगा, दैट विल गो टू द एक्सपेंस, पीएल में चला जाएगा। निकाल के देखिए कितना होता है इंटरेस्ट। अब बाकी जो है वो जनरल बोरोइंग है ना, 18% बैंक लोन एंड 16% टर्म लोन आर जनरल बोरोइंग। अब चूंकि ये दोनों ही जनरल बोरोइंग है तो फिर क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। WACC निकालना पड़ेगा, निकालिए। 1000 पे 18% और 3000 पे 16%। 1 मिनट, 3 जीरो और डालिए, ये छोड़िए, परसेंटेज तो आ ही जाएगा। डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 3000, कोई परसेंटेज बताएगा? खाते पीते रहिए, कुछ हमारा भी काम करते रहिए भाई, बोरोइंग कॉस्ट का। एक 180 डिवाइडेड बाई 4, %16.5%। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल हमने प्लांट के लिए किया है, तो एक्सपेंडिचर फॉर प्लांट, हमने 1 अप्रैल को किया है एक्सपेंडिचर फॉर प्लांट, 1 अप्रैल को किया है 5 लाख, तो उस पर 16% लगेगा और पूरे साल का लगेगा जो भी आए। और फिर हमने 1 जनवरी को किया है 2.5 लाख, 25 लाख, तो इस पे 3 महीने का लगेगा। निकाल के बताइए। ठीक है दोस्त, निकाल के बताइए तो जरा। $5,00,000 16.5% 12/12, तो ये हो गया 82,500। और आइए 25,00,000 16.5% 3/12, 1,03,125 है ना। तो ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है विल बी कैपिटलाइज। बाकी जो आपने खर्च किया है विद प्लांट, मैं उसके बारे में नहीं जानता, वो अपना जहां जाना होगा वहां जाएगा। 185,625 वो एक्सपेंस होगा, तो इतना जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगा एंड द बैलेंस विल गो टू पीएल एज एक्सपेंस। लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे की बातें आ गई थी, तो थोड़ा आगे जो पॉइंट है वो हम आपको अभी आते हैं थोड़ी देर में। जैसे आगे ना जितना खर्च होगा उतना ही होगा, ये कहाँ से आया, तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। जस्ट वेट, क्वेश्चन जल्दी आ गया ये।
ये इस क्वेश्चन का मेन उद्देश्य था स्पेसिफिक और बोरोइंग कॉस्ट की बात करना, कि स्पेसिफिक एक्स के लिए है तो एक्स के लिए, वाई के लिए तो वाई के लिए, और यहाँ पे जनरल है तो एक एवरेज मिला के तब उसके हिसाब से बात है। ठीक है, चलिए अब आ गया ये दोस्त, देखिए एक्सपेंडिचर कितना कैपिटलाइज करेंगे हम, ये कहता है इंडेज 16, कौन कौन से कैपिटलाइज करेंगे पीपीई में। इंडेज 2 कहता है इन्वेंट्री में, कौन कौन सा हम डालेंगे कॉस्ट में। लेकिन बोरोइंग कॉस्ट कितना होगा उसके बारे में पढ़िएगा कि बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड only those expenditure that had resulted in payment of cash या ट्रांसफर ऑफ अदर एसेट या एजम्पशन ऑफ इंटरेस्ट बेयरिंग लायबिलिटी। और उसमें से अगर कोई प्रोग्रेस पेमेंट मिल गया, जैसे मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपने 100 करोड़ लगाया लेकिन 10 करोड़ आपको पहले से मिल गया, या 20 करोड़ प्रोग्रेस पेमेंट मिल गया, तो आपका पैसा तो 70 ही लगा है, 10 मिल गया 20 मिल गया, तो 70 पे ही हम इंटरेस्ट की गणना करेंगे। या अगर कोई आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया तो गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया, इसका मतलब आपका बोरोइंग कॉस्ट होने लगा है। वैसे मान लो 50 लाख की कोई चीज़ है जिसमें 20% गवर्नमेंट सब्सिडी मिल गया, तो बची हुई की बात करेंगे ना, है ना, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर करेंगे तभी जाके बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। एक और पॉइंट आ गया बीच में, तो भी देख ले जाइए। आप सबने अभी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट पढ़ा था और हमने बात करी थी कि कोई भी एसेट अपने रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा दिखाने से क्या फ़ायदा। ये बात भी यहाँ है कि मान लीजिए हमने एक्सपेंस किया 50, अब बोरोइंग कॉस्ट चल रहा है पहले 5 फिर 5 फिर 5, 65 हो गया, और इसका रिकवरेबल अमाउंट है सिर्फ 60। तो ये कहता है यार बेकार का काहे के लिए कैपिटलाइज करते जा रहे हैं, क्योंकि जो कैपिटलाइज करोगे तो फिर बाद में उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी कोई कैरिंग अमाउंट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट है, इसको कभी भी हमें रिकवरेबल अमाउंट या अगर इन्वेंट्री है तो एनआरवी से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप करेंगे तो फिर आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कैपिटलाइजेशन का एक लिमिटेशन है रिकवरेबल अमाउंट इन केस ऑफ पीपीई और नेट रिलीजेबल वैल्यू इन केस ऑफ इन्वेंट्री। इससे ज़्यादा कैपिटलाइज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि करेंगे तो इंडेस 2 या इंडेस 16 या इंडेस अभी पढ़ा था हमने 36 के अनुसार उसको वापस करना पड़ेगा, राइट डाउन करना पड़ेगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये है मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट, इसके ऊपर कैपिटलाइज करेंगे तो दैट विल बी रिटेन ऑफ, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये देखिए कि कैपिटलाइजेशन शुरू कब से करना है। आप कहेंगे सर जिस दिन हमने लोन ले लिया उस दिन से, बिल्कुल नहीं। कैपिटलाइजेशन शुरू करने की 3 शर्तें हैं। द कैपिटलाइजेशन विल ओनली कमेंस व्हेन 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। कौन सी 3 कंडीशन है? इट इनकर्ड एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट, it incurred borrowing cost, it undertakes activity that are necessary to prepare the asset for its intended use or sale। पहली बात कि भाई जिस एसेट्स की बात हो रही है खर्चे शुरू करो, प्लान बनाने से कुछ नहीं होता। दूसरी बात बोरोइंग कॉस्ट भी तो करो, बोरोइंग कॉस्ट नहीं कर रहे हो, कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हो। ये तो वही बात हुई कि भाई हम जाके गुरुद्वारे में मांग रहे हैं दुआ कि भाई मुझे औलाद का सुख दो, औलाद का सुख दो, और शादी करी नहीं है, तो पहले बोरोइंग कॉस्ट तो हो तभी तो कैपिटलाइज होगा। और वो एक्टिविटीज जो एसेट्स को रेडी करने में ज़रूरी हैं दे आर अंडरटेकन। उन एक्टिविटी से बिल्डिंग है तो उसका नक्शा बन रहा है, मिट्टी भरा जा रहा है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जिस दिन ये तीनों ही बातें एक साथ पूरी हो जाएंगी वहीं से कैपिटलाइजेशन शुरू होगा। उसके पहले अगर कोई खर्चा कर भी देते हैं
तो कैपिटलाइजेशन शुरू नहीं होगा। ठीक है। एक्टिविटी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, ऐसी चीज़ें भी उसके अंदर शामिल हो सकती हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 सब कि कंपनी ने एक नया कंस्ट्रक्शन शुरू किया है विच इज टू बी फिनांस्ड बाय बोरोइंग। द की डेट्स आर एज फॉलो। 15 मई हमने लोन ले लिया, 2 जून टेक्निकल साइट प्लानिंग शुरू हो गई, 19 जुलाई एक्सपेंडिचर स्टार्ट हो गया, 18 जुलाई कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। बताइए कब से कमेंसमेंट करना चाहिए? आइडेंटिफाई कमेंसमेंट डेट। कब से कमेंसमेंट किया जाना चाहिए मेरे दोस्तों, आप बताएं। ये छोटा एस है, कल बड़े आराम से शुरू हो जाएगा। देखिए पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त हमारी ये थी कि एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ये है पहली शर्त। दूसरी शर्त थी हमारी कि बोरोइंग कॉस्ट होना चाहिए, ये है बोरोइंग। और तीसरी शर्त थी एक्टिविटी नेसेसरी टू कंप्लीट, ये है ये। अब ये तीनों कहाँ पे आके मिल गए? 15 मई को ये शुरू हुआ है ना, 2 जून को ये शुरू हुआ और 19 जून को ये शुरू हुआ, यानी कि तीनों काम 19 जून को आके पूरे हो गए। तो हम कह सकते हैं कि 19 जून जो है वो कमेंसमेंट के लिए सही है। तो यहाँ से आप अपना बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन शुरू कर सकते हैं। और ख़त्म कब होगा? ख़त्म हो को बोलते हैं सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। जब आपका एसेट सब्सटेंशियली या कंप्लीटली अपने इंटेंडेड यूज या सेल के लिए रेडी हो जाए तो आपको अपना कमेंसमेंट सीज कर देना है। पार्शियल भी अगर हो जाए, जैसे मान लीजिए कि भाई 25 किलोमीटर का रोड है, 10 किलोमीटर बन गया और चालू हो गया, तो पार्शियल सीजेशन भी हो सकता है। पार्शियल भी कंप्लीट हो गया तो उतने पोर्शन का कैपिटलाइजेशन रोक देंगे, बाकी काम कैपिटलाइजेशन करेंगे। और अगर किसी कारण से बीच में टेक्निकल रीजन के चलते सस्पेंशन हो गया, कोई टेक्निकल कारण से काम रुक गया, क्या बोलते हैं टेक्निकल रीजन कह रहा हूँ, फंड की कमी या किसी भी कारण से एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रुक गया तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन। देखिए जरा, कोई भी एक्टिविटी अगर तैयार अभी नहीं हुई और लंबे पीरियड के लिए सस्पेंड हो गई तो हम कैपिटलाइजेशन रोक देंगे। जैसे कोई केस मुकदमा हो गया, फंड की कमी हो गई तो सस्पेंशन हम रोक देंगे। लेकिन अगर ऐसा सस्पेंशन किसी टेक्निकल रीजन के चलते हुआ है या कोई टेम्पररी डिले है तो हम सस्पेंशन को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे होता है ना, बांध बनाते समय बाढ़ आ गई तो थोड़ा काम रोकना पड़ा, तो वो नहीं रोकेंगे, नॉर्मल सिचुएशंस को रोकेंगे। या 10-20 दिन के लिए कोई पटरी सेंटरिंग हो रही है तो रोक दिया, वो सब नहीं करेंगे। और सीजेशन जब रेडी हो जाए तो फिर सीज मान लेते हैं, जब तक रेडी ना हो तब तक उसका सीजेशन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी तरफ से आपके इन डेज की बातें। डिस्क्लोजर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन और बोरोइंग रेट टू डिटरमिन द अमाउंट, ये आपको 2 चीज़ें बतानी है
कि कितनी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करी और किस रेट से आपने करा है, ये 2 चीज़ें बतानी है। डिफरेंस अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा, ध्यान है इसमें। बायोलॉजिकल एसिड वगैरह निकाल दिया था, दारू वारू निकाल दिया था। AS16 में ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हटा दी गई थी, जबकि AS16 में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इंटरेस्ट एक खास तरीके से निकालना है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड जो हम पढ़ेंगे 109 में, यहाँ पे ऐसी कुछ बात नहीं थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। प्लस अगर आपको ध्यान हो तो AS16 में कमिटमेंट चार्ज या एमोटाइजेशन ऑफ डिस्काउंट वगैरह या एंसिलरी कॉस्ट वगैरह भी था, एमोटाइजेशन, वो सब चीज़ें यहाँ नहीं हैं, तो एक ये भी अंतर है। इंड AS 23 में सबसेंट पीरियड ऑफ टाइम के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन इसमें सबसेंट पीरियड ऑफ टाइम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1 ईयर और 12 मंथ और मोर पीरियड। हाइपर इन्फ्लेशन वाली बात इसमें कवर थी, जबकि AS में ऐसा कुछ नहीं था। पेरेंट सब्सिडी में भी कई बार होता है कि भाई जनरल बोरोइंग पेरेंट ने कर लिया और सभी सब्सिडी को बांट ली, तो उस तरह के प्रोविज़न इसमें हैं, लेकिन AS16 में इस तरह के प्रोविजंस की बात नहीं है। और डिस्क्लोजर में कैपिटलाइजेशन रेट की बात है, जबकि AS16 में कैपिटलाइजेशन रेट की बात नहीं है। डिस्क्लोजर नॉलेज के लिए पढ़िए, एग्ज़ाम का तो मैं देख रहा हूँ जनरली एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसके नहीं आते। तो दोस्तों ये था हमारी तरफ से आपका इंड AS 23। लिखिए, आपके लिए होमवर्क है, ज़्यादा तो क्वेश्चन है नहीं, असल में ना ये AS किसी और में काम आएगा, इसकी वहाँ पे उपयोगिता ज़्यादा है, तो नोट कीजिए। टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन 1 और 2 है जिसको आपको कंप्लीट करना है। मिलते हैं फिर कल एक और नए AS के साथ।